नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आपने कहीं ना कहीं वो लाइन सुनी ही होगी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और शायद ये भी सुना होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आपको लगेगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ये तो क्लियर हो जाएगा आगे की कुछ लाइन में। शुरुआत से ही सुनते हैं पूरी कहानी। सिर्फ आप ये सोचना कि कोरोना फैला, उसमें जिम्मेदार कौन था। गुजरात में कोरोना की स्थिति को जनता के सहयोग से कंट्रोल में लाया गया। फिर क्या, फिर ढोल बजे गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के। वो ढोल जो कोरोना को नींद से जगाने और वापस बुलाने के लिए काफी था। चुनावी रैलियों को मंजूरी मिली, चुनावी रैलियों में भारी मात्रा में भीड़ हुई, चुनाव खत्म हुए, चुनाव के नतीजों का जश्न भी मनाया गया। फिर स्टेडियम में बड़ी मात्रा में प्रेक्षकों को बैठने की परमिशन दी गई, टिकट बांटी गई। ठीक है, कोरोना फैला, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन? किसने कोरोना फैलाया? इसका जवाब गुजरात के संवेदनशील मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी ने दिया। रूपानी जी ने कह दिया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए न तो चुनाव प्रचार जिम्मेदार है, न क्रिकेट मैच। ये कोरोना जो फैला है वो लोगों की लापरवाही का नतीजा है, यानी कि आप लोग, जनता जिम्मेदार है। हाँ, पर जनता ने जिताया, पद पर फिर से उन्हें बिठा दिया। वो तो चुनाव हुए तो होना ही था। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो दो लाइन मैंने शुरुआत में कही थी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, या फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपके दिमाग में थोप दिया गया कि कोरोना के लिए आपकी लापरवाही जिम्मेदार है। स्टेडियम में कोरोना आया ही नहीं क्योंकि जीसीए ने कोरोना को मैच का टिकट ही नहीं दिया था। चुनाव प्रचार में कोरोना आया ही नहीं क्योंकि उसे किसी भी पक्ष ने चुनाव का टिकट ही नहीं दिया था। कोरोना केवल उन शादियों से फैला जिसमें आप जनता ने केवल 200 लोग बुलाए थे। आपने शादी की खुशी में कोरोना को भी न्योता दे दिया। किसने? आपने, यानी कि जनता ने। अब आपको ये याद नहीं रहा तो मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी क्या करें? अब मुख्य प्रधान क्या करते हैं वो शायद गुजरात भाजपा के प्रमुख सीआर पाटिल को ही नहीं पता होता, क्योंकि गुजरात भाजपा के प्रमुख सीआर पाटिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पाटिल ने एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि बढ़ते कोरोना मामला को लेकर भाजपा सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करती है। अब आप ही सोचिए कि पाटिल के इस निर्णय के सामने तुरंत मुख्य प्रधान को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि विजय रूपानी जी मानते हैं कि कोरोना चुनाव प्रचार की रैलियों से नहीं फैला है। तो मुख्य प्रधान को तुरंत एक प्रेस नोट निकालकर कहना चाहिए था कि पाटिल जी का यह निर्णय गलत है। कोरोना लोगों की लापरवाही से फैला है, न कि चुनावी रैलियों से। अब ठीक है, पाटिल भाऊ को कभी कभी सुन भी लेना चाहिए कि विजय भाई क्या कह रहे हैं, पर जनता को विजय रूपानी जी को सुनती ही है जनता। वो बोले तो मास्क पहनो, जनता पहनती है। विजय रूपानी जी बोले सोशल डिस्टेंसिंग रखो, जनता रखती है। विजय रूपानी जी बोले कि बार बार हाथ धो, तो जनता हाथ धोती है। अरे दंड भर के जनता की जेब भी धुल जाती है। कोरोना टेस्ट के लिए विजय रूपानी जी ने कहा, आपको जुकाम हो, खांसी हो, बुखार आए, तुरंत कोरोना टेस्ट करा। फिर भले ही विजय रूपानी जी ने खराब तबीयत के चलते 3 दिन बाद टेस्ट, वो भी बेहोश हो जाने के बाद कराया हो, पर अगर आप नहीं करवाओगे तो आप लापरवाह हो। और बस अब आज का मुद्दा और प्रश्न भी हमारा यही है कि कोरोना फैला, जनता जिम्मेदार? प्रश्नार्थ। अब इस प्रश्नार्थ का जवाब तो शायद हमें सही मायने में बताया जाए तो शायद भगवान ही दे सकते हैं,
क्यों? क्योंकि विजय रूपाणी जी को पूछो तो वो तो जनता को लापरवाह गिनते हैं, जनता को पूछो तो जनता को स्टेडियम दिखाई देता है, चुनावी रैलियां दिखाई देती है। तो बस अब इसी आज के मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश पटेल जो आपसे है, पीनल लखानी जो कांग्रेस से है, संजय रावल भाजपा की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक राजेश ठक्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। नमस्कार। संजय जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने ऐसा स्पष्ट कहा कि कोरोना जो फैला है वो लोगों की बेपरवाही की वजह से फैला है, ना कि चुनावी प्रचार से और ना कि स्टेडियम की भीड़ से। आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोरोना की जो मतलब कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट हुआ, समझ लो आज लगभग 1 साल पूरा हो गया। वो चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये फैला और उसका असर भारत में भी हुआ। जैसे जैसे उसका असर हुआ, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेकर के उस पर जो कड़े कदम उठाने चाहिए वो उठाए। और ये भी देखना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को सहायता भी देनी पड़ती है। यहाँ विजय रूपाणी जी ने ये नहीं कहा कि जनता की बेपरवाही से, लापरवाही से हुआ है। क्या बात कर रहे हो, वो खुद बोले हैं, सारी जनता ने उनका वीडियो देखा है। भले ही कई बार क्या होता है कि वीडियो रख दिया जाता है, फिर जनता का जब रोज सामने आता है तो वीडियो डिलीट हो जाता है, पर ये कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं तो सेव होता ही है। उसमें कहने की बात ये थी कि जो लोग अपने काम से निकलते हैं, अपने काम धंधे पर जाते हैं और ये जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बेवजह बिना काम के ऐसे वैसे घूमने के लिए निकल पड़ते हैं या अपनी पुरानी मान्यताओं के कारण, यानी कोरोना ये देखता है कि जैसे अगर आप काम से निकले हो तो कोरोना नहीं फैलाओगे, अगर कोई काम बिना निकला है तो कोरोना फैल जाएगा। ये कैसी बात है? एक निश्चित मात्रा में लोग जुड़ते हैं और अपने काम पर जाते हैं तो उनकी एक डिसिप्लिन रहती है। लेकिन बेवजह लोग, और ये हो भी सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि 8 महीने तक पब्लिक को, सामान्य जनता को घर में बंद रह कर के रहना पड़ा है। कई छोटे मोटे जो धंधा रोजगार थे, आर्थिक संकट भी आया, ये सभी से बाहर निकलने के लिए अब सरकार की भी जिम्मेदारी है। जैसे करके वो वी शेप रिकवरी हम लेकर आए थे, फिर से लोगों के बिजनेस जमने लगे थे, फिर आ गया चुनाव, चुनावी रैलियां निकली, फिर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, फिर स्टेडियम में मैच हुई। चलो मैच तो होनी ही थी, लेकिन प्रेक्षकों के बिना तो भी तो हो सकती थी पहले से ही। यानी मतलब अभी जो 9 बजे तक का कर्फ्यू कर दिया गया है, इसमें बिजनेस जो लॉस है वो तो है ही, जिसको होना है। बाकी क्या गया सरकार का? ये जो मतलब नाइट कर्फ्यू डाला जाता है, मतलब लगाया जाता है, उसका अमल करने के लिए कहा जाता है, उसमें सख्ताई नहीं बरती जाती और जो धंधा रोजगार वाले हैं उनको परेशान करने के लिए नहीं किया गया है। लेकिन जैसे चाय की मतलब किटली हो, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, पान का गल्ला हो, होटल रेस्टोरेंट, कितने भी लोग इकट्ठे हो जाए, वो चाय वाले का धंधा कैसे हो जाए? चुनाव की प्रक्रिया ये चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग तय करती और उसमें सभी पक्ष जुड़ते हैं। चुनाव प्रचार भी तो डिजिटल हो सकता था, उसमें क्यों ना रोक लगा दी गई? पीनल जी, आपका क्या कहना है? मुख्य प्रधान ने तो स्पष्ट कह दिया कि जनता की लापरवाही, आपको क्या लगता है? देखिए, कोरोना का ये जो महामारी है उसको पूरे भारत देश और पूरे विश्व में 1 साल पूरा हो गया। जहाँ तक की बात है हमारे गुजरात प्रशासन की, तो गुजरात के अंदर पूरे कोरोना को एक तरह से कहीं कहीं लग रहा था कि कहीं पे कंट्रोल आया है, कहीं पे लगा कि ये कोरोना की वजह से हमारे व्यापारी लोग हैं वो परेशान हुए। पर देखिए, इन सभी बातों के अंदर देखने जाए तो पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर जो कुछ भी कार्यवाही हुई सरकार की तरफ से, उसके अंदर देखने जाए तो एक तरफ सरकार ने बोला कि अभी प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, दोनों की बात करें, भारत सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, दोनों की तरफ से एक बात ये रही
कि सरकार की तरफ से जो भी मुखिया हो आके कहते हैं कि कोरोना के संक्रमण की वजह से आप लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, आप लोग बाहर नहीं निकल सकते, गार्डन जिम सब बंद करवा दिया, छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद करवा दी। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो रविवार के अंदर शनिवार के अंदर बड़े बड़े मॉल भी पूरी तरह से बंद करने का उन लोगों का आदेश दे दिया है, थिएटर बंद हो गए। ये सभी चीज़ों के अंदर आप देखने जाओ तो उन लोगों के उनके चुने हुए नेताओं की शपथ विधि होती है तो उसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वहां पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जैसे क्रिकेट का मामला है तो क्रिकेट के मामले के अंदर भी हमने देखा स्टेडियम के अंदर उन लोगों की 3 से 4 मैच हो जाने के बाद आप डिसीजन लेते हो कि ये 1 लाख 2 लाख की जो कैपेसिटी वाला स्टेडियम इसके अंदर 50 से 70 हजार तक के लोग प्रतिदिन आने लगे, तो आपको पहले दिन नहीं दिखाई दिया, दूसरे दिन नहीं दिखाई दिया। अपनी जो टिकट होती है वो टिकट ही अपना एक मूल्य होता है, वो आंकड़ा होता है कि टिकट इतनी सारी बिक गई तो इतनी पब्लिक आने वाली है। तो तहाँ तक भी वो क्रिकेट एसोसिएशन और सरकार मिस कम्युनिकेशन, दोनों के बीच के मिस कम्युनिकेशन की वजह से अपनी जनता को भुगतना पड़ता है। पिछले कई 1 साल से क्रिकेट बंद थी, स्टेडियम बंद थे, तो जनता और हमारे युवा गुजरात के जो क्रिकेट को बहुत चाहने वाले लोग हैं वो तो देखने के लिए उत्साहित हो गए, वो जाएंगे। पर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जनता को कन्विंस कैसे करे, जनता के अंदर अगर पहले ही नियंत्रण रखा होता तो ये कम्युनिकेशन गैप जनता और सरकार के बीच का है, वो प्रशासन को देखना चाहिए। वो बहुत बड़ी और गंभीर बाबत है कि ये प्रशासन ने जनता के बीच के कम्युनिकेशन को तोड़ के अपना मिनिस्ट्री ऐसे चलाते हैं कि जैसे वो अपने डिसीजन वो जनता को निभाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप लोगों को हमारा डिसीजन निभाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ भी हो वो हम नहीं देखेंगे जी। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक विराम का, लेंगे विराम और उसके बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि कोरोना फैला उसके लिए जिम्मेदार कौन। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. ઉત્તમથી સર્વોત્તમ એટલે આપણું ગુજરાત. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રગતિશીલ અભિગમ સાથે રૂપિયા 13,000 કરોડના નવા આયોજનો સાથે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ આપતો શહેરી વિકાસ, આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનતી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, શહેરમાં સૌની પાસે હશે શમણાનું ઘર, સ્માર્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ, સ્વચ્છ અને નિર્મળ બનતા શહેરો, શહેરોમાં સુદૃઢ બનતી મૂળભૂત સુવિધાઓ, મેટ્રો રેલ જેવું અત્યાધુનિક પરિવહન, મેટ્રો રાઇટ, મેટ્રો નિયો જેવી નવી ટેકનોલોજીવાળી મેટ્રો સેવા, મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે નવી દિશાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને સુશાસન માટે દેશમાં મોખરે છે ગુજરાતના મહાનગરો. અને આ ગૌરવ યાત્રા આમ જ આગળ વધતી રહેશે. નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ. SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend
of science, sports, and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि कोरोना फैला जिम्मेदार कौन। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी जगदीश जी कि मुख्य प्रधान तो बोल रहे हैं कि जनता की लापरवाही है, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार? मैडम, पहले तो आज 1 साल हो गया, हमें प्रधानमंत्री ने आज के दिन शटडाउन किया था 22 तारीख को। फर्स्ट डे से आम जनता जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, जैसे मुख्यमंत्री ने बोला, इस तरह से चलती आई है। हर एक हुक्म माना है। प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई हमारे कोरोना वॉरियर्स को थाली बजा के, घंट बजा के सबको सम्मान दो, प्रजा ने किया है। प्रधानमंत्री ने बोला 2 गज की दूरी रखो, प्रजा ने रखी है। बोलते भी मास्क पहनो, प्रजा ने पहना है। धंधा रोजगार बंद करो, प्रजा ने धंधा रोजगार बंद किया, फुल्ली सपोर्ट किया। इसकी वजह से कोरोना सही में नियंत्रण में आया था। कोई त्यौहार भी प्रजा ने नहीं मनाया है, आप समझो, कोई भी त्यौहार प्रजा ने नहीं मनाया है। धंधा रोजगार घर पे बैठे 5-5 महीना 6-6 महीना घर पे बैठे हैं। कैसे खाना खाया वो प्रजा ही जानती है। परंतु जैसे चुनाव आया, जैसे कोरोना कम हुआ, मेरे हिसाब से 200-250 केस हो गए थे पूरे गुजरात में। फिर जैसे चुनाव आया तो तब ये 2 गज की दूरी कहाँ गई, ये मास्क कहाँ गया? जो प्रजा की बात है, प्रजा ने सब कुछ माना है। लेकिन प्रजा ने भीड़ भी देखा कि चुनाव में इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, चुनाव में मास्क भी पहनते नहीं है। प्रजा ने मैडम करोड़ों रुपया का तो दंड भुगता है मास्क की वजह से। जैसे सरकार ने किया सब कुछ प्रजा ने किया। प्रजा भी अभी समझ रही है कि सरकार हमको उल्लू बना रही है। सरकार ने चाहे तब सब कुछ किया, लेकिन अभी सरकार ने चुनाव में इतनी भीड़ इकट्ठी किया। फिर आया क्रिकेट का स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भीड़ इकट्ठी हुई, तब कोरोना को कुछ नहीं हुआ। तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ गया? तब ये मास्क कहाँ गया? तब भी बोलना चाहिए था भी सोशल डिस्टेंसिंग रखो और मास्क पहनो। कोई भी जगह पे मुख्यमंत्री ने बोला है कि भाई मैच के दरमियान आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। प्रजा को कोई भी आदेश दिया? अच्छा, रात को 12 बजे तक, 2-2 बजे तक चुनावी रैलियाँ, चुनावी सभा, फिर खाटला बैठक, सब कुछ हुआ। कोई मास्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर ये तो होने वाला था। इसमें आप प्रजा के दोष मत दो। प्रजा भी अभी सब समझ गई है कि ये सब सरकारी करती है। बाद में जब GCA का अमलदार बोलता है कि भाई अभी तीसरी 20 से प्रजा या प्रेक्षकों को हम नहीं आने देंगे या प्रेक्षक के बिना मैच खिलाएंगे, तो पहले कहाँ गए थे? फर्स्ट मैच से ये करने की ज़रूरत थी। और तब विजय रूपाणी जी, मेरे संवेदनशील मुख्यमंत्री, ट्वीट करके अभिनंदन देते। अरे आपको अभिनंदन नहीं देना है, आपको तो निर्णय लेना था कि भी GCA वाले, आप ये मैच भले क्रिकेटर के बीच में हो लेकिन प्रेक्षकों को मत बुलाओ। वो इसको पहले आदेश देना था। वो तो अभिनंदन देते भी ये आपका निर्णय अच्छा है। तो आप ये बीच में प्रजा कहाँ से आई? और लास्ट में क्या करते हैं आके, कल से 9 बजे से कर्फ्यू। अरे भाई 9 बजे से कर्फ्यू? आज रात को तो 50% पब्लिक ऐसे ही बाहर निकलती है, दिन में होटलें चलेगी, वहाँ कैसे पब्लिक खाना खाती है भाई? इस तरह से वो रात को भी खाना खाएगी। आज एक होटल बंद होती है, आज चाय वाले की एक रेकड़ी बंद होती है। मैडम इसके पीछे आप समझो कि भी रेस्टोरेंट के पीछे शाक भाजी वाला, इसके पीछे वो टेम्पा वाला, करोड़ों लोगों की रोजगारी है। जो आदमी रोज का कमाता है, रोज का खाता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी इसका जवाब प्रजा खुद समझ गई है। मैं बोलता हूँ 2022 में बहुत सहन किया प्रजा ने, बहुत सहन किया है। प्रजा अंदर से त्रस्त है। आपने देखा होगा शायद मीडिया में भी, ये 2-3 दिन से जो मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं प्रजा का, जो आक्रोश व्यक्त हो रहा है सरकार के सामने, जो देखने लायक नहीं है। बोलते हैं मेरा धंधा हम खाएंगे क्या? आज अपघात कितना बढ़ गया आप देखो। पूरी फैमिली, मध्यम वर्गीय आदमी गरीब होता जा रहा है। पूरी फैमिली अपघात कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। फैमिली में झगड़ा हो रहा है। क्यों? कि शिक्षण फी के या टैक्स सब कहाँ से भरेंगे आदमी? तो घर में फैमिली में झगड़ा होता है पैसा की वजह से। तो झगड़े की वजह से छूटा छेड़ा। अब इसकी इफेक्ट आप देखो,
इफेक्ट बहुत अंदर तक जाती है, ये प्रशासन को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसको अभी क्या एक घमंड हो गया है कि भी मेरी सरकार है, मैं बोलूँ ऐसे जनता करती है और वोट भी जनता हमको ही देती है। लेकिन हर एक चीज का अंत होता है मैडम। कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल का वध किया था, 100 बार गाली सुना था। अभी प्रजा एक कृष्ण भगवान है। ये शिशुपाल का वध 2022 में 100% होगा। मैं आपको आपकी चैनल से जनता की बोल रहा हूँ कि भी शिशुपाल का वध करना ही करना है। 100 गाली नहीं तो बहुत हो गया अत्याचार। अपना करो खुद तो कुछ नहीं, जनता का तो भी एक मत करो, ये मत करो। आज 5-6 दिन पहले की बात है, पाटिल जी ने अपना जन्मदिन मनाया। आप देखो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग था। आज एक प्रमुख पार्टी का प्रमुख जन्मदिन मनाने की जरूरत है। जगदीश जी, आप बात कर रहे हो सीआर पाटिल की। राजेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। पहले मुख्य प्रधान बोलते हैं कि ना स्टेडियम की मैच से कोरोना फैला है, ना चुनाव प्रचार से, ये तो जनता की लापरवाही है। और फिर देखा गया कि सीआर पाटिल एक प्रेस नोट जारी करते हैं जिसमें लगते हैं कोरोना के मामलों के चलते हम राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करते हैं। तो क्या ये विजय भाई की बात सीआर पाटिल भाऊ ने शायद सुनी नहीं थी कि कोरोना जो है वो राजनीतिक कार्यक्रमों में तो फैलता नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम विजय भाई और नितिन भाई की आलोचना कर रहे हैं। मेरी तो ये मान्यता है कि इन दोनों को जो रिसर्च कर रहे हैं ना कोरोना पर, उसका लाभ WHO को लेना चाहिए और अपने एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर देना चाहिए जी। क्योंकि जिस तरह से कोरोना को लेकर वो थियरी एक के बाद एक बता रहे हैं कि कौन सी भीड़ से कोरोना फैलता है, कौन सी भीड़ से नहीं फैलता, यानी कि आज तक विश्व में किसी भी वैज्ञानिक ने ये तारण नहीं निकाला था कि 10-15 लोग चाय की कितली पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ कोरोना पहुँच जाता है, लेकिन 1000-2000 लोग अगर इलेक्शन की रैली में जाते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं जाता। यानी कि कोरोना को लोकतंत्र से एलर्जी है, कोरोना को चुनाव से एलर्जी है, कोरोना को राजनीतिक लोगों से एलर्जी है। तो कोरोना जहां जहां चुनाव हो गए तो मुझे तो लगता है कि WHO को एक लेटर लिख के विजय भाई को ये बताना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आप रद्द कर दो। आप सारे विश्व के अंदर महीने दर महीने इलेक्शन करवाओ, आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रोग्राम करो और रैलियां करो, तो उससे कोरोना नहीं आता। जी। दूसरा लॉजिक उन्होंने बताया कि स्टेडियम के अंदर, नितिन भाई ने जो बताया, स्टेडियम के अंदर 50-60 हजार लोग थे। गुजरात की बस्ती कितनी है और अहमदाबाद में मैच थे तो सूरत में क्यों फैला? उसका मतलब ये हुआ कि 60-70 हजार लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उनसे कोरोना नहीं फैलता। तो दूसरा उसका मतलब ये भी हुआ कि MTS में 50 लोग के बदले 25 लोग बैठ के जाते हैं तो वहां भी कोरोना नहीं फैलना चाहिए, लेकिन AMTS में कोरोना चढ़ जाता है। BRTS इतनी पसंद है कोरोना को कि BRTS में कोरोना चढ़ जाता है, यानी कि उसको मुसाफरी लोगों के साथ करना पसंद है। राजनीतिक लोगों के साथ उनको उठना बैठना कोरोना को पसंद नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हैं बिल्कुल हास्यास्पद बात है, जिसके ऊपर कोई आधार नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ऐसी बातें करके फिर जनता के ऊपर डाल देना। यहाँ बात हुई कि जनता ने आप कहा तो थाली बजाई, जनता ने कहा तो दिए जलाए, जनता को बोला जनता कर्फ्यू करो तो घर में बैठे रहे, लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने धंधा रोजगार बंद कर दिया, जो भी हो जैसे भी हो उन्होंने चलाया और अपना घर परिवार को देखा। उसका मतलब ये है कि ये लोग को पता ही है कि हम जनता को जिस डंडे से जिस रास्ते पर ले जाएंगे जनता उस रास्ते पे चलेगी। और जो आज आक्रोश की बात हो रही है तो ये मदारी और बंदर का जो खेल है, उसमें मदारी के साथ साथ जो बंदर है, जिसको मैं ये प्रजा बोलता हूँ कि जो इसमें शामिल है, उनका भी उतना दोष है। आज चिल्ला रहे हैं, आज छाती पीट रहे हैं। आपके पास 2 महीने पहले आपका आक्रोश व्यक्त करने के लिए, ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ, 1 साल से ये लगातार हुआ आपके साथ। मजदूरों के साथ क्या हुआ, व्यापारियों के साथ क्या हुआ, आम आदमी के साथ क्या हुआ, मास्क के नाम पर आपसे कितने पैसे की उगाई हुई। और दूसरी बार आप देख रहे हो टीवी चैनलों पर जिस तरह से बिना मास्क के आज भी राजनीतिक दल के लोग घूम रहे हैं, और किसी भी पुलिस वाले, किसी भी कलेक्टर में इतना जमीर नहीं बचा, इतना गुर्दा नहीं बचा कि एक राजनीतिक पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के बोले कि साहब आपने मास्क नहीं पहना है, आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना है। यानी कि जो तंत्र है वो तंत्र भी बिल्कुल लाचार अवस्था में है। जो सत्ता है वो सत्ता कोरोना से फुटबॉल खेल रही है। आज ये थियरी लगाएगी, दूसरी थियरी लगाएगी। आपने जो सवाल किया कि विजय रूपानी साहब ने
बोला कि चुनाव और ये राजनीतिक रैलियों से कोरोना नहीं फैला, और शाम को CR पाटिल साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को रद्द करती है। यानी कि दोनों बात विरोधाभास है। अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम से कोरोना नहीं फैलता तो आपको प्रोग्राम चालू रखना चाहिए। अगर 60-70 हजार लोग स्टेडियम में इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर तो उससे कोरोना नहीं फैलता, तो मैच रद्द नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो स्टेडियम की हुई कि उसमें प्रेक्षक को अलाउ करना यानी जनता को अलाउ नहीं किया, तो उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने GCA को नहीं पत्र लिखा, नहीं विनंती की, जब तक कि उनके पास तो एपिडेमिक एक्ट था, उनके पास अधिकार था कि वो GCA को बोल सकते थे कि भाई ये बंद कर दो आप। लेकिन वो कैसे कहते, क्योंकि वहां पर जो बैठा हुआ आदमी है वो तो उनके मालिक का बेटा है। उनको बोलने जाएंगे तो जो नितिन भाई से बच के बचाते हुए कुर्सी मिली है विजय भाई को, वो कुर्सी छीन जाएगी। तो विजय भाई भी की कुछ मजबूरियां है। मतलब ये है कि आज जो कोरोना है, हम टीवी डिबेट में बार बार कह रहे थे कि जिस प्रकार से ये चुनाव चल रहे हैं, ये चुनाव के बाद कोरोना का फैलना तय है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बोला, आहना ने भी बोला, लेकिन किसी ने नहीं सुना। यही चीज मध्यवर्ती चुनाव जो 8 विधानसभा के हुए थे उस वक्त भी हुआ था, और उसके बाद जो दिवाली हुई उसके बाद भी हुआ था। मुझे याद है कि कोरोना की जब शुरुआत थी तब 50-100 केस मुस्लिम बिरादरी का, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मुस्लिम बिरादरी के 50 या 100 केस हो गए। उसमें मीडिया भी शामिल था, जिसको हम अभी गोदी मीडिया बोल रहे हैं कि जो सरकार की लाइन पर चलता है, वो भी शामिल था, पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थी, और सोशल मीडिया में ट्रोल करने वाले जो पेड लोग हैं वो भी शामिल थे। एक समुदाय को पूरे कोरोना के लिए, हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना फैला उसको कोरोना के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दिया था। तो उसके बाद आप जो राजनीतिक जमाती लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई नहीं, उसका कोई दोष नहीं था, उस पर राजद्रोह भी कैंसिल हो गया। तो उसके बाद बार बार जो गैर जिम्मेदारी राजनीतिक दल दिखा रहे हो, उसमें भी जो विशेष जिम्मेदारी जिनकी सरकार की है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी दिखा रहे हैं। कल की बात करो, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के जो पाटन है उसके अंदर मास्क के विरुद्ध में वहां का जो लोकल अथॉरिटी था वो एक मूवमेंट चला रही थी, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के नगरपति जो चुने हुए थे उसकी रैली निकली। किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। वो मूवमेंट चलाने वाले एक भी पुलिस अधिकारी ने किसी को न रोका, उनको जाने दिया, वहां पर रास्ता साफ किया, ट्रैफिक जाम था, लेकिन किसी को एपिडेमिक एक्ट के तहत जुर्माना नहीं हुआ। यानी कि मेरे लिए कानून अलग है गुजरात के अंदर, और जो पावर वाले लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए कानून क्या अलग कहना है, ये दोहरी नीति क्यों? मतलब जनता अगर मास्क नहीं पहनती तो उनसे हमें दंड लेना है, अगर राजनीतिक लोग बिना मास्क के निकलते हैं तो उनके सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और दूसरी बात जो राजेश जी ने बताई थी शुरुआत में कि कहीं ना कहीं विजय रूपाणी जी के पास शायद कोई ऐसी मतलब साइकोलॉजी है या कोई ऐसा फॉर्मूला है उनके पास कि चुनावी रैली हो तो वहां कोरोना नहीं फैलता, स्टेडियम में अगर भीड़ इकट्ठा होती है वहां कोरोना नहीं फैलता, AMTS और BRTS में फैल जाता है। सबसे पहले तो कोरोना की परिस्थिति को समझने के लिए खुले मन से ये समझना पड़ेगा कि कोरोना की एंट्री कैसे हुई, उसका अपने देश पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, कम खर्चे में और कम समय में पूरे विश्व में जो मृत्यु दर हमारे सामने आया है, यहाँ तक कि समृद्ध देशों में भी उसके सामने अपने आसानी से उसको कैसे कंट्रोल किया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जिस मौके पर। की बात कर रहे थे तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब कोरोना को नमस्ते कहाँ से हुआ था? कोरोना जो परिस्थिति है, मेरे पास तारीख के साथ पूरा, यदि मुझे समय दिया जाए तो कब कब क्या किया गया मैं बता सकता हूँ। तो 7 जनवरी से जब से पता चला कि चाइना में ये शुरू हुआ है, 8 जनवरी को अपने यहाँ पहली मॉनिटरिंग मीटिंग हुई केंद्रीय लेवल पर, 17 जनवरी को स्क्रीनिंग शुरू कर दिया, 25 जनवरी को रिव्यू मीटिंग हुई, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और ये देखते देखते पता चला, क्योंकि इतने बड़े देश में जहाँ 1 अरब 35 करोड़ लोग जहाँ रह रहे हो,
जी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो और अपने ही देश के लोग दूसरे देशों में हो, दूसरे देश के लोग अपने देश में हो, ऐसे में ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लादा जा सकता कि जिससे ऐसी परिस्थिति खड़ी हो कि लोग सब परेशान हो जाए। नहीं, यानी आपके कहने का मतलब क्या था? मतलब नहीं, तो इसका नहीं, मतलब संजय तो भैया, कोरोना के लिए ये जरूरी नहीं था। मतलब आप मैं जो बीच में बात कर रोकना रहे हो, चाहूंगा। क्या वो कार्यक्रम को मैं याद करूं तो चलो बहुत अच्छा है, वो मेहमान बन के आए थे ट्रंप जी हमारे यहाँ पे, और हमारा धर्म था कि उनकी अच्छी खातिरदारी करना। पर क्या भीड़ नहीं इकट्ठा करते हम, सिर्फ वो आते देख लेते? उन्हें देखना तो स्टेडियम ही था ना। नहीं, दूसरी बात है, संजय भी जो बात बता रहे हैं कि जो जी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं कि इस तारीख को ये आया, इस तारीख को मीटिंग हुआ, इस तारीख को ये हुआ, यानी जो भी बात है वो पेपर की बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बाहर से जो लोग थे वो फंस जाते, हमारे देश से जो विदेश में जाने वाले थे वो लोग फंस जाते, यानी कि हवा से एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोगों की चिंता सरकार ने की। जो जमीन पर थे, जो मजदूर लोग थे, जिनके पास ट्रेन का किराया तक नहीं बचा था, जिनके पास एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कोई पर्याय नहीं था, उसके पास खाना नहीं था, उसके लिए सरकार ने चिंता नहीं की। वंदे मातरम फ्लाइट चलाई विदेश से लोगों को लाने के लिए, लेकिन अपने ही देश के जो मजदूर थे वो बिना जूते के, पांव से खून बह रहा है, सड़क पर उनका खून बह रहा है, अकस्मात में मारे जा रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह बच्चों को अपने साथ लेकर, कंधों पे लेकर, और रास्ते में कई लोग मर गए। तो ये सरकार जो है, जो बार बार बात हो रही है कि ये सरकार एक वर्ग विशेष की सरकार है, तो आपने उनकी तो चिंता की, लेकिन जो हमारे देश के अंदर मजदूर थे उसकी चिंता नहीं की। दूसरी बात, जो बात बता रहे, मार्च तक एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की कोई प्रकार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की थी। आरटीपीसीआर केस टेस्ट सभी का हो, ऐसी व्यवस्था करते करते लगभग फरवरी के 25 या 26 तारीख से ये शुरू हुआ कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता था, उसको जाने दिया जाता था अपने जो भी गांव है वहां पर, और वहां पर जब उसको कोरोना पॉजिटिव आता था तो उस वक्त होटल में या तो दूसरी जगह पर उसको क्वारंटाइन करना शुरू हुआ। यानी कि जनवरी से फरवरी के अंत तक सरकार ने बाहर से आने, ये तो पता ही था कि ये कोरोना जो है वो बाहर से ही आ रहा है जी, हम भीतर से नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये करना था कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उसको प्रोहिबिटेड करना था। जितने भी लोग आए, लोग बाहर थे, उसको लाना ही चाहिए देश के अंदर, लेकिन जितने लोग बाहर से आए 14 दिन के लिए गवर्नमेंट के हाउस के अंदर उसको क्वारंटाइन करना, उसको जब तक नेगेटिव ना हो तब तक उनके घर तक नहीं पहुंचने देना। ये अगर व्यवस्था की होती तो जिस तरह से कोरोना पूरे देश के अंदर फैल गया, क्योंकि पहले से ये बात थी, ये रेशन कार्ड वाले का जुर्म नहीं है, ये पासपोर्ट वाले का जुर्म है। तो पासपोर्ट वालों को सबसे पहले कंट्रोल करना था, वो नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो रेशन कार्ड वाले थे वो परेशान हुए। जिम्मेदार है जो उड़कर जो विदेश से आई, यानी फिर भी जनता तो जिम्मेदार है, जनता ही लापरवाह, जनता तो जिम्मेदार है। मैं जनता तो बख्शी नहीं रहा, क्योंकि जनता पूरे अत्याचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार के आचार है वो सारे सहन करके अपने थाली में पुलाव की तरह खा लेती है। और जब चुनाव आता है तो जाके बिना नाम जाने, अभी जो चुनाव हुआ उसमें 4 प्रत्याशी थे, चारों प्रत्याशी को 4-4 स्टैंप मार के चले आए हैं, और अभी ये बोल रहे हैं कि हम परेशान हैं। तो आपकी परेशानी जब है उसको व्यक्त करने का आपको मौका मिलता है लोकतंत्र के अंदर, कि अगर सरकार को आप कुछ सजा देना चाहते हो या उसको बताना चाहते हो कि नहीं हम आपके गुलाम नहीं है, आप कहेंगे तो हम थाली बचाएंगे, आप कहेंगे तो हम दिए जलाएंगे, लेकिन हमारी भी आवाज है, वो अगर आप नहीं करते, और जब चुनाव आता है तो आप जैसे भी बंधुआ मजदूर है किसी पार्टी के, उस तरह से अगर मत देकर वापिस आ जाते हैं और सत्ता परिवर्तन नहीं करते, पुनरावर्तन करते, और फिर वही सत्ता के लोग जब आपको परेशान करते हैं रातों रात एमटीएस बीआरटीएस बंद करने से, मैडम कितने लोगों को जो रोजगार के लिए यहाँ से गांधीनगर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह नरोड़ा से अगर एसडी हाईवे पर आना है
तो उसको 100-200 रुपया खर्च हो जाता है, उतना तो उनका दिन का सैलरी नहीं होता। तो ये सोचना चाहिए। रात तो ये जो बोल रहा है ना कि हमने सोचा कि बाहर से लोग आए, कहना है कि तो आप जो मतलब भाजपा के लोग बताते हैं कि हमको जनता ने प्रेम दिया है, हमको जनता ने भारी मतों से जिताया है, तो कहीं ना कहीं ये जो AMTS और BRTS है, चलो मान लेते हैं कि कोरोना फैल रहा था, बंद कर दी गई है, तो क्या अब ये भाजपा की फर्ज में नहीं आता कि अपनी प्राइवेट कार लेके जाए और जनता की सुविधा में लग जाए? आप लोग इल्जाम करते हो और मुझे बोलने तो देते नहीं हो। पर इल्जाम का सवाल ही क्या कहाँ सुनना आया? भी तो नहीं, मेरा ये तो पक्ष वही तो बात हो मेरे- गई। नहीं, विजय अभी रूपाणी संजय जी वैसे जैसे तो इसका मतलब ये इल्जाम हुआ, जनता इसका है, मतलब ऐसे ये हम हुआ इल्जाम कर कि रहे हैं। सरकार ने कोई काम नहीं किया अरे और आप सरकार लोग ने क्या इतने काम बुद्धिमान किया थे। वो देख लिया ना हमने। जनता लापरवाह, बोलो उनको चुनाव प्रचार विजय रूपाणी जी को दिखता नहीं है, उनको स्टेडियम की तो भीड़ आप नहीं लोग ही दिखती। चर्चा करो, मैं बैठता हूँ सुनता हूँ। जी आप कोई लोगों की। बात नहीं, आप अच्छा है भाजपा कभी तो सुने लोगों की। पीनल जी आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि बात हो रही है तो उसके अंदर देखिए तो कागजों पर जो मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, देखते देखते पूरे देश के अंदर कोरोना फैल गया, सभी लोग संक्रमित पूरा हुए। देश खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। कैसे खत्म होगा? सुनिए मेरी बात। कोरोना फैल गया, कई लोगों की मौतें हो गई, सब कुछ हो गया। और 2 दिन पहले की बात लीजिए तो उसके अंदर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब ये तय किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि गुजरात के अंदर सभी लोगों को रात्रि कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया गया, साथों साथ कई 5-6 चीज़ों के अंदर रोक लगाई गई पूरे राज्य के अंदर, कि उसके अंदर कॉमर्स फैकल्टी की पूरे गुजरात के अंदर एग्जाम चल रही थी। ठीक है, तो उसके अंदर उन लोगों ने कहा रात को 8 और 9 बजे, जिस तरह के दूसरे दिन 1 बजे एग्जाम है उसकी अगली रात को 8 और 9 बजे उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि AMTS BRTS बंद किया जाता है। यहाँ तक बात नहीं दिखती है। हमारे कांग्रेस पक्ष के नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का हमारा जो NSY का संगठन है, हम वहां पहुंचे कुलपति के पास, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास। वो भी एक छात्र संगठन की राजनीति से आते हैं, वो हमारे छात्र संगठन की बात समझे, वो आशा से हम उनके पास गए। तो हमने उनको बोला कि आपके पास 2 ऑप्शन है, वो करना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि आपने ये एग्जाम ले रहे हो तो उसके अंदर बच्चों को आने जाने के लिए MTS और BRTS की सुविधा को उनके लिए स्पेशल शुरू की जाए। प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, प्रशासन उन लोगों को इस्तेमाल करे, उसका गैर इस्तेमाल ना हो जाए। उसके बारे में प्रशासन ने सोचा था, नहीं सोचा था, क्यों रोक लगा दी? और दूसरी बात, ये एग्जाम ले रहे हो तो एग्जाम के अंदर कोरोना नहीं फैलेगा, एग्जाम के अंदर कोरोना से लोग संक्रमित नहीं हो गए, लोग कहां से यहां तक पहुंचे के उसके बारे में आपने नहीं सोचा। तो तभी वो कुलपति जी ने हमारी बात न सुन के वहां से चले गए। फिर हम अहमदाबाद के मेयर जो नए चुन के आए हैं वो बस्ती में से आते हैं, तो हमने उनकी संवेदना को देख के हम परमार साहब से मिलने गए। तो उन्होंने हमको ऐसा बताया कि ये मेरे अंदर में नहीं आता है, ये शिक्षा मंत्रालय का काम है, वो भूपेंद्र श्री बापू से मिलना होगा वहां गांधीनगर के अंदर। तो हमने उनको रजूआत की, आप का तो BRTS और AMTS की बस बच्चों के लिए शुरू कीजिए या तो फिर एग्जाम को रद्द कीजिए। इतनी सारी सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष की जो कुछ भी हमारे निवेदन थे, हम आक्रोश दिखाया, हमने विरोध किया। उसके बाद सरकार जागृत हुई नहीं कर, सरकार तो अपने विधानसभा सत्र के अंदर पड़ी हुई थी, उनको मालूम भी नहीं था कि बच्चे इतने परेशान हो रहे। तभी उनको तत्कालीन 2 से 2:30 बजे तक के कॉमर्स फैकल्टी की प्रथम एग्जाम चल रही थी, एग्जाम के बीच के अंदर उन्होंने डिसीजन लिया कि कॉमर्स फैकल्टी की सारी एग्जाम रद्द की जाती है। ये तो हुई बैचलर की बात। शाम तक 7 और 8 बजे तक शिक्षण मंत्रालय को यह भी पता नहीं था कि मास्टर की एग्जाम लेनी है कि नहीं लेनी है। उन लोगों को ऐसा था कि मास्टर के अंदर तो कोरोना नहीं फैलेगा। शाम के वक्त हमने फिर से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे बड़े नेता ने हमारे शिक्षा के लगते हुए उन्होंने पत्र लिखा, हमारे ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया। बाद में उन लोगों ने देर रात को मास्टर की अलग से प्रेस आई कि अभी मास्टर को हम खत्म कर रहे हैं, कि मास्टर की एग्जाम नहीं लेनी चाहिए। ये तो कैसी बात हो गई। जिम की बात करें, जिम के अंदर भी आप देखने जाओ तो केंद्र सरकार तो बोलती है इम्यूनिटी बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, तो आप लोग इसको आप देखिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार और जनता के बीच के मिसकम्युनिकेशन वजह से ये सारे उन लोगों को, व्यापारियों को बंद कराने देना पड़ता है। आज से सारे धंधे बंद, आज से सारी दुकानें बंद। पर आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशासन काम, कम्युनिकेशन तो कांग्रेस पार्टी का नहीं, आपके समय आपको समय दिया गया था, आपके समय ने अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को नहीं बोलना है, तो अभी आप सुन लीजिए। आपका समय आए तो नहीं, आपका समय आए तो आप बोल देना। अभी हमारी बात सुन लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए। तय करते हो कि ये नहीं, हम कोई तय नहीं करते। नहीं, हम जनता पक्ष ने फैलाया, तो आप स्वीकार करते हो, आप स्वीकार करते हो तो भाजपा ने फैलाया होगा, आपने स्वीकार किया होगा तो आपने फैलाया होगा।
फैलाया? ये वन में मैंने जा ये रहा है, बोला ये कि वन में विजय जा रहा है। वन में तो रूपाणी जी ने जाएगा, ऐसा क्यों पूरे कहा गुजरात के कि अंदर जनता जाएगा ने वन में, फैलाया? क्योंकि आपकी विजय प्रशासन की रूपाणी जी जिम्मेदारी ने होती है। कैसे कह दिया कि प्रशासन जनता की लापरवाही जिम्मेदारी है? बनती है तो तंदुरुस्त चर्चा प्रशासन के नहीं हो ऊपर रही। ही आक्षेप तंदुरुस्त लगेगा, चर्चा ही हो रही है। प्रशासन के ऊपर ही सवाल आक्षेप ये लगेगा। है कि विजय रूपाणी जी ने ऐसा क्यों बोला कि जनता लापरवाह है? मुझे संजय भाई परेशान हो रहे हैं अभी। ये तंदुरुस्त चर्चा नहीं हो रही ये है, तंदुरुस्त ही क्योंकि चर्चा मुझे है। तो बोलने का मौका ही अरे तो नहीं। बोलिए मैं ना। बोलता हूँ तो बोले आप आपको बोलो। बोला तो आप संजय ऐसे भाई को पागल लहरे संजय करके भाई को यूं बैठ संजय गए, भाई हम को क्या इनका करें? नहीं ये सही संजय नहीं भाई है। को उनका पक्ष तो इसका मतलब है रखने कि का- वैक्सीन की खोज कांग्रेस पार्टी ने की। अरे और किसी ने खोज नहीं वैक्सीन की, की खोज नहीं किसी उल्टी बात पे पार्टी नहीं ने जाने का, की। कभी भी उल्टी बात पे नहीं जाने का, वैक्सीन की ऐसी खोज खोज की है। बात, ऐसी वैक्सीन की बच्चों वाली वैज्ञानिकों मजाक ने की की बात है, नहीं करने की, डॉक्टरों ने की है, और लाइव ऐसी मजाक वाली बात नहीं करने की। बात कर रहे हैं। सीधी कांग्रेस पक्ष के ऊपर क्यों आ जाते हो? प्रशासन में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है, वैक्सीन हो, कुछ भी हो, कोरोना हो, सभी प्रशासन की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पक्ष के ऊपर क्यों आते हो कि हमने खोज की? ये आपका बच्चों जैसा निवेदन आपको अच्छा लगता है? इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के ऊपर अपनी आप इतनी लोग बहुमति इस की तरह से सरकार, चर्चा राज्य के करते हो। अंदर आपकी बहुमति की सरकार, कॉर्पोरेशन के अंदर इतने सारे आपका बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी, और आप ऐसी बच्चों के जैसी बात करते हो कि वैक्सीन की जिम्मेदारी हम ले, हम बनाए। कैसी बात करते हो ये मुझे आप? मेरा पक्ष तो रखने नहीं हाँ, देते। तो रखो आप, नहीं, मेरी पर 5 आप मिनट बोलिए करके ना, इनको दीजिए, आप बोल- इनका आप पक्ष रखने हम दीजिए, पे आप आरोप बोलिए, लगाए हम जा क्या रहे रोक हैं। रहे मैं हैं? बोलता हूँ तो आप विजय बोलते हो रूपाणी कि जी नहीं गलत हो, जनता को तो ऐसे लापरवाह कैसे बताते चलेगा? हैं। जी संजय जी बोलिए, आपका मत मैडम रखिए। संजय ये भाई को ये उनका पक्ष पॉलिटिकल रखने दें। डिबेट है, सभी पक्ष के प्रतिनिधि हैं, राजकीय विश्लेषक भी है, सबको बोलने का मौका होना चाहिए। और मैं बोलूं तब ये नहीं बोलना चाहिए कि ये गलत है, आपको सुनना चाहिए। और उसमें से इतनी बड़ी सरकार काम करती है, इतने लोग वोट देते हैं, तो सरकार कोई काम ही नहीं करती। पर ऐसा कहाँ बोला है? हमारा वो प्रश्न ही नहीं है कि तो आप हमारी काम बात नहीं तो सुनते करते। नहीं। जहाँ पे कसूर रह आप अभी जाता सुनो, है, अभी चालू करो, आपकी सुनो, कसर अभी जहाँ टाइम पे मत रह निकालो। जाती है वहाँ पे तो हम अभी बोले। टाइम अरे आप लोग हमको नहीं बोल लो, रोक सकते। फिर मैं कहूंगा नहीं, अभी कि चालू सब ये करो, हमारी चालू करो, गलती फिर है, जवाब देंगे। मैं कबूल कर लेता हूँ। ये कोई कोर्ट तो नहीं चल रही है, नहीं, पर कहाँ चालू पे करो। मैंने पॉलिटिकल खोज डिबेट चलाई? है। नहीं चिंता मत कीजिए, मैं कोई ऑर्डर नहीं दूंगी। आप चालू करो फिर बात। नहीं आप चर्चा कर लो। और एक बोलो कि इसमें 99% भाजपा दोषित है और आपने है। कुछ नहीं किया, यहाँ ऐसा पे तय करो। मुद्दा भाजपा नहीं, के दोषी की ज्योतिष बात और नहीं है। मैंने बोला आपने- है राजनीतिक दोषी की कार्यक्रम, बात नहीं है। राजनीति मैं- रैलियां, ये राजनीतिक डिबेट है। राजनीति रैलियां यानी वो कांग्रेस की भी आ गई, आपकी भी आ गई, भारतीय जनता पार्टी की भी आ गई, और जहाँ पे दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव है वहाँ की भी पार्टी आ गई। मुद्दा आज ये है कि विजय रूपाणी जी ने जनता को लापरवाह क्यों बोला? मैंने किसी दल विशेष का नाम नहीं दिया, मैंने राजनीतिक दल शब्द का उपयोग किया और राजनीतिक आप योग खुद की के बात की है। सिर दूसरी पे बात है- सहरा बाने उसकी पर जिम्मेदारी दूसरी हम नहीं मेरी ले बारी सकते। जब आए तो नहीं, मेरी बात बिल्कुल तो बिल्कुल सुननी चाहिए कि बिल्कुल, नहीं? आपकी बात फिर वही मैं सही है। बोलूंगा। संजय भाई से मैं सहमत हूँ, उनको उनका पक्ष रखने का पूरा जब मौका। मैं 2 मिनट 3 लाइन बोला, बोले काट दिया, तो ऐसे कैसे चले? मेरा पक्ष तो रख। नहीं आप रखो, अभी रखो, अभी चर्चा लेकिन मत करो, लेकिन रखो। सवाल- नहीं आप बोल लो, संजय भाई फिर 2 मिनट बचे तो मैं बोलूंगा। अभी आप वैसे 10 नहीं मिनट तो ही फिर है। नहीं, अभी आप टाइम वो तो पास कर मैंने रहे हैं। मैंने टाइम पास ऑब्जेक्शन कर रहे लिया, हैं, टाइम पास कर रहे मैंने हैं। ऑब्जेक्शन लिया, तब आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पर मैंने ऐसे नहीं आपको चलता बोला, मैं मैडम, जब आपकी ऐसा ओर हो आई- तो टाइम नहीं, नहीं, मैनेजमेंट नहीं, करो। नहीं, टाइम मैं मैनेजमेंट जब- करना नहीं, चाहिए। टाइम लिमिट टाइम मैनेजमेंट वो करना क्या है? चाहिए नहीं कि मैं मेरे 5 पे मिनट मुझे आप क्या करना बोलेंगे, है वो आप 5 मुझे मिनट नहीं आप बताओगे। भी नहीं दिया है। नहीं 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 ऐसा नहीं ये बैलेंस- मैंने आपको बैलेंस पूछा, डिबेट नहीं है। मैंने ये आपको बैलेंस पूछा डिबेट नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप मत बोलिए बैलेंस तो मैं डिबेट चला नहीं है, जाता कोई हूँ, बात नहीं, बैठिए, आपकी बैठिए, मर्जी, आप आपकी बैठिए, मर्जी। आप मैंने चर्चा बोला कर लीजिए। आपसे ऐसे कागज रख आप दिया, चर्चा आप कर मुझे लीजिए। बोले कि मुझे तो बोलना आप ही नहीं चर्चा कर है। लीजिए, मैं जाता हूँ। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। नहीं, आप आपके बोलो, पास बोलो। कोई जवाब कहाँ नहीं बोलने है। दिया? कहाँ बोलने नहीं, दिया? मुद्दा ये है, रिप्ले मुद्दा करके ये देख लो, है कि कहाँ मैं बोलने सवाल दिया? क्या पूछ रही हूँ, मैं सवाल क्या लेकिन पूछ रही हूँ, अरे और आपने आप मुझे पिछले साल तक लेके जाए। आप 25 बार आपने- बोली कि मैंने आपको रूपाणी सिंपल जी सवाल बोलते हैं कि पूछा कि जनता- अरे एएमटीएस और सुनो तो सही। बीआरटीएस में कोरोना नहीं आता। मैंने आपको मैडम, आप सवाल क्या एंकर किया है, था? आपका काम है मैंने आपको कोऑर्डिनेशन सवाल किया करना। था। आपका काम कोऑर्डिनेशन इल्जाम नहीं, लगाना मेरा नहीं काम है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसे देखना नहीं आपका है, मेरा काम है काम दौड़ना भी है। कोऑर्डिनेशन करना। आप मुझे आओ अपना ना। काम मत सीख जाइए संजय जी, आप और मुझे काम कोई भी नहीं सिखा गाइडलाइन सकते। WHO की गाइडलाइन और कानून से होती है। मास्क का दंड 1000 किया तो हाईकोर्ट के कहने से किया। दिल्ली में जी, 2000 नहीं, रुपया नहीं, दंड नहीं, है। पर हाईकोर्ट का आदेश चुनावी रैलियों में क्यों नहीं होता? और वो मैं आपको नहीं बोल रही, मैं बोलती हूँ चुनावी रैलियां तब ये नहीं होती। मुझे भारतीय बोलने जनता नहीं पार्टी देते तो आप- सभी दल होते हैं और मैं सबको पूछती हूँ। बोलने दो ना, अभी ये बोलिए। बैलेंस डिबेट नहीं है, मैं बोलिए। फिर अरे से कह कोई रहा बात हूँ। नहीं, अरे मैडम आपको नहीं रखो लगता अपनी बैलेंस तो कोई आपकी बात डिबेट नहीं। रखो। तो बोलने दो ना, अभी बोलिए। मैं विजय नहीं बोलना रूपाणी जी मुझे। तो हूँ नहीं कि ऐसी मैं आपको डिबेट बोल थोड़ी दूंगी। होगी।
आप एंकर है कि विरोध पक्ष की नेता है? अरे क्या बात है, क्या बात है, अब मैं विरोध पक्ष की नेता बन गई, क्या बात है? बोलने नहीं 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 नहीं, पर मैंने आपको पूछा तो आपने कागज क्यों रखा? नहीं, पर वो आप बार बार बोल रहे हैं, अब वो मुझे विरोध पक्ष के नेता बोल रहे हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? विरोध पक्ष की नेता यानी पत्रकार सवाल
जनता को ही करेंगे, प्रशासन में जो बैठे हैं उसी को सवाल जाएगा। जी कोई बात नहीं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शायद उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि विजय रूपाणी जी ने क्यों बोला कि जनता ने कोरोना फैलाया, जनता की लापरवाही है। तो मैं जगदीश जी की ओर आना चाहूंगी। जगदीश जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पत्रकार को तो आदत ही होती है जब सत्ता के सामने हम सवाल करते हैं तो हमको विरोध पक्ष का नेता बना दिया जाता है। जी उनको क्या है, नहीं राजेश जी क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और अभी क्या है कि मुद्दा है मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी, यानी उनके सेठ का मुद्दा है, तो वो कैसे उनके खिलाफ मतलब बोल सकते हैं। मतलब मन में तो उनको भी पता है कि जनता लापरवाह नहीं है, कहीं ना कहीं रैलियां हमने भी निकाली है, पर क्या है ना, बोल नहीं सकते। जी जगदीश जी आपकी ओर आते हैं, आपका क्या कहना है? सिंपल सा मुद्दा यही है कि मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने जनता को जिम्मेदार क्यों बताया, और जिम्मेदार चलो जनता को लापरवाह उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा निवेदन दिया कि न कोरोना चुनावी रैली से फैला है, न कोरोना फैला है स्टेडियम की मैच से, जबकि वो खुद बेहोश हो गए थे चुनावी रैली में। मैडम पहली तो बात है, विजय रूपाणी जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है, इसके पास कोई सत्ता नहीं है। बोलने के बाद में भी देखो, जैसे दिल्ली से आदेश आएगा कि ये नहीं बोलना था, तुरंत पाटिल जी ने क्या बोला कि मेरी सब सभाएं रद्द होगी, हमारे सब कार्यक्रम रद्द होंगे। इसलिए वो संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं है, वो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है। बोलने में तो बोल गए क्योंकि ये बहाना था। देखो हम भी आप वाले हैं कि भी कांग्रेस वाले, ऐसा नहीं होता है कि जनता पे सब ढोल दे। मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी हमको स्वीकार करना चाहिए कि अभी गलती हुई तो भूल है तो हमें स्वीकारना चाहिए, दूसरे पे ढोलने की बात नहीं है। इसलिए विजय रूपाणी जी ने बोलने में बोल दिया, फिर इसका बचाव करने के लिए अभी सब कुछ उतर गए मैदान में। आप वो भाई संजय भी जैसे बोल रहे थे 7 जनवरी से सबको पता था, तो भी ये नमस्ते ट्रंप क्यों किया था? सबको पता था तो नमस्ते ट्रंप क्यों किया कोई? और अभी भी आप देखो, यहाँ पर मुद्दा यही था कि चलो आपने नमस्ते ट्रंप किया, पर आपको पता है तो आपको भीड़ नहीं इकट्ठा होने देनी चाहिए। अभी भी आप देखो, और अभी भी प्रश्न वही था कि चलो ये बोलते हैं चुनाव आयोग दिखाते हैं, अरे भाई चुनाव करने को किसने मना किया है? आप चुनाव आयोग सब इसके रैलियां क्यों निकाली? चुनाव आयोग और सब कुछ जो इसके इन लोगों के हिस्से में है। चुनाव आयोग के पहले लोगों को डेट पता चल गई थी कि ये तारीख को म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होगा, ये तारीख को ये होगा, इसलिए सब कुछ इनके कहने पे ही चलता है। अब ये गांधीनगर में क्या हो रहा है, गांधीनगर चुनाव नहीं चले तो परेशानी हो जाती है। हाँ एंकर नहीं चले तो परेशानी। मैं दूसरी बात बोलूं, नहीं अभी क्या है कि फर्क पड़ता है ना, कलम की ताकत, क्रांति। मैं दूसरी बात बोलूं भी, अभी प्रधानमंत्री जी ने सब मुख्यमंत्री का अभी एक मीटिंग बुलाया, वर्चुअल मीटिंग में ये भी बोला कि 2 गज की दूरी रखो ही रखो। अभी बंगाल में क्या हो रहा है मैडम, वही दूसरे दिन खुद प्रधानमंत्री के रैली में कितने लाखों लोगों की भीड़ हुई। इसका मतलब यहाँ कोरोना नहीं है, एक तूत है। या इसका मतलब ये होता है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये लोग ये साबित कर रहे हैं कि तूत है। या जो बीमारी है तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा को इसको भी रखना चाहिए कि इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आप खुद कर रहे हो और दूसरे को ऐसे बोल रहे हो कि ये आज BRTS जैसे विश्लेषक साहब ने बताया कि BRTS में 50 आदमी 60 आदमी। अरे भाई मैं तो बोलता हूँ एक सीट पे एक आदमी को बिठाओ, बंद क्यों करते हो? आज ये होटल रात का नाश्ता जो भी कर रहे आदमी आते, तो अब एक सीट पे एक टेबल पे 2 आदमी बिठाओ, 50% बिठाओ, लेकिन लोगों का धंधा रोजगार तो चलने दो। मैं संवेदनशील मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से वही कहना चाहता हूँ कि अभी ये धंधा रोजगार 9 बजे के बाद आप चालू रखो, 50% रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप सैनिटाइज हाथ करवाओ, जो आपकी गाइडलाइन है इसके हिसाब से करो, लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब आदमी को खाना मिलना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो, आक्रोश इतना बढ़ेगा। और मैं बोला आपघात क्यों हो रहा है, आपघात पे आदमी चले जाएगा, आदमी का मगज ऐसे हो रहा है। अभी बीच में भी मेरे एक फंक्शन था, इसमें आए थे भी, वो कौन बोलते हैं मानसिक डॉक्टर है, मानसिक, वो लोग अभी बोलते हैं कि मेरे पास रोज का 400 केस आता है, 400 कि साइकोलॉजिस्ट 400 केस आते हैं मैडम। ये क्यों आ रहा है कि धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, इसकी वजह से आते हैं। तो धंधा रोजगार मत बंद करो, सबको चलने दो, सबको साथ में लेके चलो। भले आप मुख्यमंत्री, आप सत्ते पे आप बोलो, ऐसे पब्लिक कर ही रही है। जैसे राजकीय विसर्जन ने बोला वोट भी आपको दे रही है, आपने डंडा लगाया, डंडा भी सहन कर रही है, तो आपको पब्लिक का हित सुनो, पब्लिक के साथ में चलो। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। जी राजेश जी आपका क्या कहना है, क्योंकि मुद्दा आज हमारा यही था कि मुख्य प्रधान ने जनता को लापरवाह क्यों बोला, और बोला तो बोला, और ऊपर से ये स्टेटमेंट दिया कि कोरोना न फैला है स्टेडियम की मैच से, न फैला है चुनावी रैली से, यानी कि क्या जनता ने जाकर कोरोना फैला दिया?
बिल्कुल कोरोना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नियंत्रण में है। उसको कब बढ़ना है, कब घटना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, यानी प्रधानमंत्री ने पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर जो चिंतन किया 1 घंटा का, और उसके बाद दूसरे दिन वो आसाम में थे, तीसरे दिन वो पश्चिम बंगाल में थे, तो वहाँ पर हुजूम, लाखों का हुजूम उसके सामने खड़ा था जो मास्क नहीं पहने, और नरेंद्र मोदी ने खुद ने भी मास्क नहीं पहना था। तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ कोरोना जाएगा हमारे साथ साथ और कहाँ कहाँ नहीं जाएगा, यानी चुनाव आएगा तो कोरोना चला जाएगा, चुनाव निकल गया तो फिर कोरोना बढ़ जाएगा। तो जनता का जो रोष है वो रोष उसके लिए है कि जो कानून है जो वो हमारे लिए कुछ अलग है और आपके लिए कुछ अलग है। ये जो भी प्रजा अभी परेशान है उसका मेन रीजन ये है कि आप हमारे खाने पर तो आप रोक लगा देते हो, हमारे रोजगार पर तो आप रोक लगा देते हो, लेकिन आपका जब व्यापार आता है, जो राजनीतिक व्यापार जिसको बोलते हैं, जब आपको लाल लाइट में घूमने का अवसर मिलता है तब तो आप चुनाव में सब कुछ छोड़ देते हो। चुनाव पंच ने भी जो गाइडलाइन बताई थी, चुनाव पंच ने भी कुछ नहीं किया वो गाइडलाइंस के हिसाब से। और दूसरी बात जो अभी हाईकोर्ट में चल रही है वो एजुकेशन फी के लिए, जो भाई ने स्टूडेंट्स का जो इश्यू बताया, तो स्कूल ओपन हो गई, सारे लोगों की फी जमा हो गई, अब स्कूल बंद हो गई। हमने नवरात्रि नहीं मनाई, हमने जन्माष्टमी नहीं मनाई, हमने शिवरात्रि नहीं मनाई, अभी होली आ रही है, हम होली नहीं मना रहे। और ये लोग जो राजनीतिक दिवालियां मना रहे हैं या राजनीतिक होली अभी मनाई उन्होंने गुलाल उड़ा के, उसमें कोरोना नहीं फैलता। ये दोहरा जो चेहरा है उसको देखकर प्रजा परेशान है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रजा की जो परेशानी है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि प्रजा परेशान है या प्रजा मूर्ख है। ये दोनों के बीच में भी एक अंतर है, क्योंकि परेशान होने वाला जहर कोई एक बार खा सकता है। किसी आदमी को आप रेती केसर बता के एक बार बेच सकते हो, दूसरी बार नहीं बेच सकते। यानी कि मेरे साथ एक बार अगर कुछ हुआ तो वो ठीक है, लेकिन बार बार अगर मेरे साथ कोई ऐसे कर रहा है, धोखा कर रहा है और मैं उसको नहीं पहचान रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं मूर्ख हूं। तो प्रजा जो अभी चिल्ला रही है, ये व्यापारी लोग अभी चिल्ला रहे, अभी 2 महीने पहले उन्होंने फंड दिया होगा भारतीय जनता पार्टी को, उनको चुनाव जिताने के लिए मीटिंगें की होती एसोसिएशन की। तो सवाल ये है कि आप जब एक तरफ सत्ता के साथ चलते हो और दूसरी तरफ जब परेशानी होती तो सत्ता के खिलाफ आपको विपक्ष चाहिए। हम भी विपक्ष को दोष देते हैं कि भाई विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष कहाँ खड़ा रहता है। लेकिन विपक्ष क्यों खड़ा रहे भाई? आपने तो विपक्ष मुक्त राजनीति करने का सोच लिया है, तो जब तकलीफ आती है तो आप बोलते हैं को कांग्रेस हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी अभी क्यों नहीं दिखती। अरे भाई, जिसको आपने वोट दिया है, आपने 4 कॉर्पोरेटर, 1 एमएलए और 1 एमपी, यानी कि 4 1 5 1 6, पहले ये 6 लोग के पास जाओ। अगर ये 6 लोग आप नहीं कर, क्योंकि आपका अधिकार उसके पास है, आपने वोट उनको दिया है। अगर वो 6 लोग काम नहीं करते तो फिर आम आदमी पार्टी के पास जाओ, कांग्रेस के पास जाओ। अगर वो भी नहीं करते तो आप सारी राजनीति को नकार दो। लेकिन आप जिसको वोट देते हो उसके पास जाना नहीं है, उसके नाम भी आपको पता नहीं है, वो काउंसिलर कहाँ रहता है वो भी उसको पता नहीं है। जब चुनाव करना था, पेश समितियां बनाई थी 30 लोग को ऊपर एक आदमी। अब वो पेश समितियां ये कोरोना के समय में क्यों कार्यशील नहीं है? क्यों वो 30 लोगों को पूछने नहीं जाती कि आपको कोई दिक्कत है, हम जो कानून लगाने जा रहे हैं उससे आपको कोई परेशानी है? तो प्रजा का जो भी आप निर्णय ले रहे हो उसमें प्रजा को तो साथ में ले ही नहीं रहे। आप रात को बैठते हो, 5 बजे बोलते हो कि 10 बजे का कर्फ्यू है, और फिर 2 घंटे के बाद बोलते हो नहीं अभी 9 बजे का है। अभी आप बोल रहे हो कि कर्फ्यू नहीं लगेगा, और फिर बोल रहे हो कि नहीं कोई भी रंग लगाए हुआ आदमी निकलेगा तो पुलिस पर कार्यवाही करेगी। यानी जनता को रस्सी से बांध देना है और खुद को मुक्त रखना है। ये दोहरी राजनीति। आप सत्ता में हो यानी राजा नहीं हो, राजाशाही खत्म हो गई, अभी लोकशाही है। और लोकतंत्र ने आपको 5 साल के लिए सत्ता दी है, लेकिन जब सत्ता बार बार पुनरावर्तन हुआ है, 30 साल से आप सत्ता पर बैठे हो, तो आपको ये लग गया है कि गुजरात का जो बपोती है हमारी, हम जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, जनता को ये सहना है। और फिर 5 साल के बाद कुछ भी लाएंगे, लव जिहाद लाएंगे, जय श्री राम लाएंगे, वंदे मातरम लाएंगे, किसी भी बुर्की हम लगाएंगे, और ये जनता तो मूर्ख है, हमको वोट दे देगी। तो जनता को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जनता को जब तक नाक से ऊपर पानी नहीं आएगा,
मुझे तो लगता है उसके बाद भी विद्रोह नहीं होगा उसके बाद, क्योंकि 100 रुपए के पेट्रोल में भी हम राष्ट्रवाद ढूंढते हैं। अब मानसिकता देखिए लोगों की, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया तो उसमें भी राष्ट्रवाद ढूंढ रहे हैं। तो भाई पूरा 100 रुपए क्यों दे रहे हो आप, 150 रुपए 50 रुपए ऊपर से दो अगर राष्ट्र मजबूत हो रहा है तो ये इस प्रकार की प्रजा की जो परेशानी है वो नहीं चलती। और सभी के लिए आपको लड़ने के लिए राजनीतिक लोग चाहिए और गाली देने के लिए भी राजनीतिक लोग चाहिए, ये नहीं हो सकता ना। आप विपक्ष को गाली भी दे रहे हो और फिर आपको जब दिक्कत होती है तो आप अपेक्षा भी ये कर रहे हो कि विपक्ष हमारे साथ हमारे लिए लड़े। हम नहीं लड़ेंगे, हम तो घर में बैठे रहेंगे, सोशल मीडिया पर विरोध दिखाएंगे, यहाँ से मैसेज वहां पर डालेंगे और उसके बाद में कोई सांप्रदायिक मैसेज आ गया तो फिर हिंदू हो जाएंगे और ये सब बातें भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है प्रजा की वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। राजेश जी ये भी है कि आप बात कर रहे हो जनता को तो तकलीफ होती है तो वो कहीं ना कहीं विरोध पक्ष को ढूंढती है कि जो हमारी आवाज उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए अब बात ऐसी हो चुकी है कि अगर उनसे कोई प्रश्न किया जाए, वो पत्रकार ही प्रश्न करे तो वो विरोध पक्ष की नेता बन जाती है। बिल्कुल ये सवाल नहीं हमको करना चाहिए, ये एक प्रकार का अहंकार है। हमने देखा है दाभोलकर को देखा है, हमने पानसरे को देखा है, हमने रोहित वेमुला को देखा है, हमने कई अभी राष्ट्रद्रोह का जो केस राजदीप सरदेसाई और उस पर लगा वो भी हमने देखा है। यानी कि कलम को भी बंधित किया जा रहा है, आवाज़ों को भी रोका जा रहा है, गला घोंटा जा रहा है लोकतंत्र का। आम आदमी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, उन्होंने बात नहीं उठाई। दिल्ली के अंदर गवर्नर का राज ला दिया आज अध्यादेश पास करके। उसका मतलब कि आपको लोगों का भला नहीं चाहिए, जो कोई भला कर रहा है आपको सत्ता ही चाहिए। किसी न किसी प्रकार से परोक्ष रूप से आपको सत्ता चाहिए। अगर कोई आदमी बेहतर कर रहा है, वो किसी भी पार्टी का, वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, तो उसको वो काम करना चाहिए क्योंकि वो जनता के लिए है। लेकिन आप जनता के लिए जो काम करके वहां पर मजबूत हो रहा है, आपको डर ये है कि ये दिल्ली से बाहर निकलेगा, तो आपने उसके ऊपर एक अंकुश डाल दिया कि ये गवर्नर का राज बिठा दिया। ये दिखा रहा है कि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, न्याय तंत्र को आप बाधित कर रहे हो, आप पत्रकारिता का बाधित कर रहे हो। जब तुम सवाल पूछो तो यही बात होती है। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है कि राजनीतिक विश्लेषकों की दिक्कत ही ये होती है, जिस पार्टी के खिलाफ अपना मत रख देते हैं दूसरी पार्टी के लोग उनको प्रवक्ता बना देते। तो इस प्रकार की बहस नहीं चलती। बहस में उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। सिंपल यही था कि जब उनसे प्रश्न, जब संजय जी यहाँ पर थे, उनसे प्रश्न किया गया तो क्या आप बोलने ही नहीं देते, यूं करके उन्होंने कागज रख दिया। फिर बाद में वो बोलते हैं कि आप हमको बोलने नहीं देते। फिर उनको प्रश्न नहीं उनको फिर प्रश्न पूछो तो बोलते हैं विरोध पक्ष के नेता। 2021 में भी वो जवाहरलाल नेहरू से मुक्त नहीं हो पा रहे। अब कोई भी बात संजय जी को बैलेंस डिबेट नजर नहीं आ रही। अरे इसमें मैं क्या बैलेंस लाऊं? अगर मैं पत्रकार नहीं, मतलब ये तो ऐसा मान बैठे हैं कि एंकर उनकी प्रवक्ता है, जैसे मैं उनके भजन करूं यहाँ पर। मैडम राजेश जी ने जो बताया अभी दिल्ली में, ये मैं पॉइंट पे लिखा है, मैं आने ही वाला था, लेकिन ये बीच में जब हो गया। आज दिल्ली में केजरीवाल जी ने घर घर राशन करके एक स्कीम निकाली थी, इसमें नाम दिया था मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का। तो इसके ऊपर रोक लगा दिया कि भाई आपने मुख्यमंत्री का नाम क्यों रखा है, सुनना। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मेरे को तो पब्लिक का काम करना है, आपने भले मेरा नाम, तो मैं नाम निकाल देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। राजेश भाई, केजरीवाल जी ने अपना नाम निकाल दिया, मेरे को पब्लिक के काम से मतलब है, और ये स्कीम चालू करवाई, आप समझो। और ये लोग अभी ये स्टेडियम के अपना खुद का नाम दे रहे हैं कि अभी मुख्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ आदमी काम कर रहा है, इसका नाम निकालने के लिए सरकार, केंद्र सरकार इतना कर रहे हैं। समय का थोड़ा अभाव है जी जगदीश जी, आप फिनिश कर लीजिए। भला केंद्र सरकार ने दिल्ली पे सभी कामों में रोक लगाई, एलजी को सब कुछ दे दिया, भाई सब नियंत्रण में काम करे। भाई जब चुनाव था तब यही भाजपा बोलती थी कि दिल्ली को हम स्वतंत्र दर्जा दे देंगे। अभी केजरीवाल जी आए तो बोलता है भाई सब कुछ एलजी करेंगे, सब कुछ यही करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो काम 70 साल में नहीं हुआ है, इतना काम 6 साल में करके दिखाया है, और यही मॉडल लेके पूरे इंडिया में जा रहे हैं। और इसका एक डर घुस गया है बीजेपी को कि भाई ये आदमी कहाँ ना कहाँ आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। अरे हर एक कामों में इससे रोक लगा रहे हैं। जी, समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। और मैं आप जनता को बता दूं कि संजय रावल जी जो है वो स्वैच्छिक यहाँ से गए हैं। हमने कोई नहीं उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोला, हमने उनको बोलने का मौका दिया था।
लेकिन भाजपा ने उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कम दी है। इसकी वजह है कि वो पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे सकते और वो ट्रेनिंग में शायद उनको सिखाया नहीं गया कि पत्रकार कोई विरोध पक्ष की नेता नहीं होती। और भाजपा का मीडिया सेल जो है वो कमजोर होता जा रहा है। आपके जो प्रवक्ता है, मैं आपको बोलती हूँ, आप ट्रेनिंग दीजिए और उनको पहले बोलिए कि एंकर की ओर से और जो बैठा है यहां पर पत्रकार, वो क्या सवाल कर रहा है, वो सवाल क्या कर रहा है वो सुने प्रवक्ता और उसके बाद जवाब दे, नहीं कि हमको मुद्दा भटकाए। और आप किसी भी एंकर को विरोध पक्ष का नेता नहीं बोल सकती। मैं फिर से आप जनता को भी बता ही दूं, आपने पूरी डिबेट देखी है। हमने संजय जी को जाने के लिए नहीं कहा, संजय जी खुद यहां से उठ के गए हैं, उनके पास प्रश्न का सवाल नहीं था। जब यहां पर कोई न्यूट्रल यानी कि राजनीतिक विश्लेषक उन्हें कुछ बोलता है तो शायद उनके पास जवाब नहीं बना, ये भी आप सबने देखा। उन्हें मौका दिया गया तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी, ये कागज रख दिया। वो बार बार बोल रहे थे कि ये बैलेंस डिबेट नहीं है, मैं तो खड़ा हो रहा हूं। अब बैलेंस करने के लिए क्या पत्रकार खुद की पत्रकारिता भूल जाए? आप खुद सोचिए, हर बार मुद्दा होता है। आज जब प्रश्न हुआ विजय रूपाणी जी का, जो भी भाजपा से ही है, तो प्रश्न भाजपा को ही जाना था। वो हर बार इस तरह का बयान नहीं दे सकते कि पत्रकार विरोध पक्ष के नेता है। हमारा काम सवाल पूछना है। अगर कांग्रेस गलती करेगी तो हम कांग्रेस को भी सवाल करेंगे। अगर हमारा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के लिए कुछ, तो हम आदमी पार्टी को भी सवाल करेंगे। हमारा कोई मुद्दा है जनता के हित में, तो हम जनता की आवाज को भी यहां पर रखेंगे। सत्ता पक्ष को सवाल हमेशा से जाता है। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष ने क्या काम किया है वो गिनवाए। हमारा काम है कि कहां कमी रह गई, कि कहां थोड़ी बहुत कसर रह गई, वो दिखाना। हमारा यहां पर धर्म है कि हम जनता के सवाल उठाए। एएमटीएस, बीआरटीएस बंद कर दी गई, उसमें जो लोगों को तकलीफ हुई वो हम यहां पर दिखाए। हमारा धर्म यह है कि 9 बजे का जो कर्फ्यू लाया गया, वो कर्फ्यू इसीलिए लाया गया कि पहले अगर सरकार ने डिसीजन ले लिया होता कि चलो चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए हैं, चुनाव होंगे लेकिन हम ये रैलियां नहीं निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये विकट परिस्थिति नहीं होती। राज्य सरकार के हाथ में था, वो चाहते तो स्टेडियम में मैच हो सकती थी बिना प्रेक्षक के, पहले से ही वो चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर ये हुआ कि कोरोना बढ़ गया और आखिरकार कर्फ्यू की बात आई, कर्फ्यू का समय लंबा दिया गया और परेशान सिर्फ और सिर्फ जनता हो रही है। हमारा काम यहां पर जनता के सवाल को रखना है। हम यहां पर भजन गाने के लिए नहीं आए। हमारा पत्रकार का धर्म है, वो हम निभाएंगे। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि संजय जी को हमने जाने के लिए नहीं किया, वो खुद यहां से उठ के गए हैं। और भाजपा को अपने प्रवक्ताओं को सिखाना पड़ेगा कि आपको सवाल जो पूछा जाए उसका ही आप जवाब दीजिए। और अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक जो न्यूट्रल तरीके से यहां पर बैठे वो कुछ ले, तो उन्हें भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लीजिए और आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिए ना। आप चुप हो जाए, आपके पास बोलने को लिए कोई शब्द नहीं है, तो उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए एंकर जिम्मेदार नहीं है। अगर आपके प्रवक्ता के पास कोई शब्द नहीं है, आपके प्रवक्ता ये भी बोल सकते थे कि हाँ मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार ने ये जो डिसीजन लिया उससे जनता को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही होगी, ये भी जवाब वो दे सकते थे। लेकिन वो ऐसा बोले कि कोई ही परेशानी नहीं है, तो जनता भी मूर्ख नहीं है। मैं फिर से बता देती हूं, संजय जी को हमने जाने के लिए नहीं कहा, संजय जी खुद उठकर गए हैं। मैंने उनको बोलने का मौका दिया था, आप देख सकते हो, आपने देखा ही है। मैंने उनसे पूछा कि आप बोलिए, तो वो बोल रहे हैं कागज रख के कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। उनसे 2 से 3 बार बोला गया, लेकिन उनके पास बोलने के शब्द नहीं थे, वो नहीं बोले। और फिर आता ही है कि अगर हम देखते हैं कि मैच हार रहे हैं तो मैदान छोड़ के चले जाओ, और ये मैं बोल ही रही हूं कि वो मैदान छोड़ के गए हैं। आज उनको बात करनी थी कि जनता को जो परेशानी हुई वो कैसे हल करेंगे, वो उन्हें बताना था। और जनता जिम्मेदार है या नहीं, वो भी सवाल का जवाब उन्हें देना था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो उठ के चले गए। और मैं फिर से बोल दूं कि बैलेंस डिबेट मैं करती ही हूं, वो मुद्दे पे जाता है कि सवाल किसकी ओर आएगा। अगर कांग्रेस कहीं पर गलती करेगी तो मैं सवाल पूछूंगी।
आम आदमी पार्टी से गलती होगी मैं सवाल पूछूंगी, और किसी से गलती होगी किसी अधिकारी से तो मैं यहां पर सत्ता के सवाल करूंगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता मुझे विरोध पक्ष का नेता नहीं बुला सकते। मैं पत्रकार हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे जो लगेगा मैं वहां पर सवाल करूंगी ही। और आपके प्रवक्ता अगर मुझे विरोध पक्ष का नेता बोलते हैं तो मैं डर जाने वाली नहीं हूं, मैं सवाल करूंगी। और जब देश हित की बात होगी तब मैं देश के लिए भी अच्छा बोलने से नहीं पीछे हटूंगी। लेकिन मुद्दे पे ही जाता है कि एंकर क्या सवाल करेगी, उसका रुख क्या होगा, और मेरा काम यहां पर सवाल करना है, जवाब देना वो प्रवक्ता का काम है। वो जो जवाब देते हैं वो उनके स्टेटमेंट देते हैं, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और बैलेंस डिबेट में करती हूं और इसी का नतीजा है कि भाजपा के प्रवक्ता उठ के चले गए क्योंकि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। दूसरी जगह क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पर मेरे यहां तो मैं बैलेंस डिबेट करती हूं। और दंगल देश का में आज में हमने मुद्दा लिया था कि जब मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने मतलब ये बोला कि जनता लापरवाह है, ना कोरोना फैला है चुनावी लेरी से, ना कोरोना फैला हुआ है स्टेडियम मैच से, उन्हें जनता को लापरवाह नहीं बोलना चाहिए था। जनता ने गलती करती है तो जनता दंड भी भरती है, और सभी इतने जिम्मेदार है, जो जो गाइडलाइन फॉलो नहीं करते वो कोई भी हो वो सभी जिम्मेदार है जिससे कोरोना फैला है। और संजय जी खुद यहां से उठ के गए हैं, हमने जाने के लिए नहीं बोला। और मैं भाजपा के मीडिया सेल को भी बोलना चाहूंगी कि आप ट्रेनिंग थोड़ी मजबूत दीजिए कि वो सवालों के जवाब दे पाए। वो हमेशा आते हैं, मुद्दा भटकाते हैं, उनसे सवाल क्या किया जाता है, वो जवाब क्या देते हैं, उनसे सवाल हम पूछते हैं, वो हमें कोरोना वैक्सीन दिखाते हैं। अरे अच्छा है ना, हमने कब मना किया, कोरोना वैक्सीन बनी, आत्मनिर्भरता की ओर हम जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने ये जो आत्मनिर्भरता का स्लोगन दिया वो बहुत ही अच्छा है, हमने कब मना किया। वो फिर ले आते हैं जब हम मुद्दा कोई और कर रहे हैं, वो हमें राम मंदिर दिखाते हैं। अरे भाई जय श्री राम, जलपा क्षत्रिय, मैंने भी कब मना किया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, मैं बहुत खुश हूं राम मंदिर बना। लेकिन आप मुद्दा समझिए, आप मुद्दे से क्यों भटकते हैं। और जब उन्हें मुद्दे पर मुड़ा के लाया जाता है या फिर अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सामने अगर कुछ सवाल किए जाए तो वो सवाल के जवाब नहीं देते और नाराज हो जाते हैं कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। क्यों? राजनीतिक विश्लेषक आपको कहीं पर कुछ पूछना हो तो नहीं पूछ सकते, पत्रकार आपको सवाल नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? और हम सवाल कर रहे हैं तो हम विरोध पक्ष में बन जाते हैं। आप पहले सोचिए कि कितनी जनता आपको देख रही है। और मैं भाजपा को भी बताना चाहूंगी कि इस तरीके की मीडिया कर्मी के साथ आपके प्रवक्ता बात नहीं कर सकते। हम बोलने का मौका देते हैं, उनको अपनी आवाज जो है वो बुलंद रखनी चाहिए, उनको जो बोलना है वो बोलते जाए। हमारा काम है, हमको जहां लगेगा हम सवाल करेंगे, उनको वो जवाब देना चाहिए। वो क्या सोचकर आए थे कि क्या मैं सवाल ही ना करूं, मैं ऐसे बैठ जाऊं और सुनती रहूं उनकी कहानी। बात हमेशा डिबेट में मुद्दे पर ही होती है, और यहां से कोई उठकर जा रहा है उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा काम है सवाल करना, उस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप प्रवक्ता के ओर से यहां पर आ रहे हो। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। मैं आप जनता को भी बता दूं कि हम तो सवाल पूछेंगे ही, प्रवक्ता को जब सवाल के जवाब पता होने चाहिए। हम चैनल की ओर से किसी को भी जाने के लिए नहीं कहते, उनको सवालों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। और जनता को कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पर सवाल करेंगे ही, हम किसी को जाने के लिए नहीं बोलते। और मुद्दा जो भी होगा, भाजपा को प्रश्न करना होगा, पत्रकार करेंगे, कांग्रेस को प्रश्न करना होगा, पत्रकार करेंगे, आम आदमी पार्टी को प्रश्न करना होगा, पत्रकार करेंगे, लेकिन प्रवक्ता को जवाब पता होना चाहिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।